जब हम बात करते हैं भारत की कोर्ट कचहरी की, तो इतने सारे केस ऑलरेडी पेंडिंग है कि उसको जल्दी से सोल्व करना लगभग नामुमकिन हो गया है। एक बार जब केस फाइल करते हैं तो लंबे समय तक चलता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, यहाँ तक कि 50-50 साल तक भी केस चलते हैं। जो जिसने केस फाइल किया है वो खुद आदमी मर जाता है, लेकिन फिर भी केस चलते रहता है। तो ऐसे में क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि ऐसी कोई रेमेडी निकलनी चाहिए जो कोर्ट के बाहर ही आपका मैटर जो है वो सोल्व हो जाए। तो उसी को बोलते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे आपको जज के पास नहीं जाना, लेकिन फिर भी दोनों पार्टी के बीच में जो झगड़ा है, जो केस है, वो सोल्व हो जाता है। और दूसरा उसका ये भी एक रीजन है कि हर कोई भारत में एडवोकेट को अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि वकील इतनी फीस लेते हैं कि वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो आर्बिट्रेशन एक ऐसा सोर्स है जहां पे आप जो है वो अपना डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट में जाए बिना ही सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो सेक्शन 7 और 7 टू सेक्शन 9 में दिया गया है, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। इस वीडियो में हम समझेंगे कि उस एग्रीमेंट के एसेंशियल क्या होते हैं, कितने प्रकार के आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होते हैं, कौन कौन ऐसा आदमी है जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को अपना सकता है, उस एग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या कब होगी, रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन क्या होता है, इंटरिम मेजर्स क्या हो सकते हैं जो कोर्ट इंटरिम ऑर्डर देती है, वैसे यहाँ पे इंटरिम मेजर्स क्या होते हैं, विच केस कैन बी सोल्व बाय यूजिंग आर्बिट्रेशन, कौन से ऐसे केस है जो आर्बिट्रेशन से आप सोल्व कर सकते हैं, और कौन से ऐसे केस है जो आर्बिट्रेशन से आप सोल्व नहीं कर सकते। अगर सारे केसेस आर्बिट्रेशन से सोल्व करते तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं होती, सारे केस आर्बिट्रेशन से सोल्व हो जाती। फायदा और नुकसान क्या है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, या तो फिर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का फायदा क्या है और उसका नुकसान क्या है। अब हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में, जो सेक्शन 7 के अंदर दिया गया है। Arbitration agreement is nothing but a paperwork which states that all the existing or future disputes will be solved by using arbitration, and parties don't have to visit court to solve their dispute. Here, parties to the dispute will give their consent to arbitrator or arbitrator panel, and the decision of them will be binding on the parties. मतलब यहाँ पे क्या होता है, दोनों पार्टी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन करेगी, और उनका जो एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है या फिर जो फ्यूचर का डिस्प्यूट है, जो फ्यूचर में उसका डिस्प्यूट हो सकता है, अगर कुछ ऐसे बनाव बनते हैं जहां पे झगड़ा हो गया या पार्टीज जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही या फिर झगड़ा हो गया, तो ऐसे जो झगड़े हैं वो आर्बिट्रेशन से आप सोल्व कर सकते हैं, उस दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज नथिंग बट अ पेपर वर्क विच स्टेट्स दैट ऑल द एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डिस्प्यूट विल बी सोल्व बाय यूजिंग आर्बिट्रेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आपको कोर्ट के पास नहीं जाना। जनरली क्या होता है, जब दो दो इंसान के बीच में झगड़ा होता है तो दोनों क्या करते हैं, कोर्ट में जाते हैं और अपना झगड़े को सॉल्व करते हैं कानून की मदद से। जो कानून बोलते हैं वही फॉलो किया जाता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आपको जज के पास नहीं जाना। अगर आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन है आर्बिट्रेशन का, तो आपको जज के पास नहीं जाना, आपको आर्बिट्रेटर को मिलना है। दोनों का एग्रीमेंट जो है बना दिया, आर्बिट्रेटर जो है वो आप अपॉइंटमेंट हो जाता है, और उसके बाद जो है वो आपको बिना कोर्ट विजिट किए, और बहुत ही फास्ट प्रोसेस है आर्बिट्रेशन का, उससे आप अपना जो है वो डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते हैं। दोनों पार्टी जो है वो अपना कंसेंट देगी, मतलब अपना साउंड माइंड रख के अपना कंसेंट देगी कि हाँ मुझे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन करना है, आगे का जो भी डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन से हम सॉल्व करेंगे। अभी डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, अभी जैसे मैं और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब आपने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, या फिर आपका काम अटक गया है और उसकी वजह से मेरे को तकलीफ हो रही है, तो हम दोनों ने ऑलरेडी एग्रीमेंट बना के रखा था कि अगर हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा होता है तो हम आर्बिट्रेटर से सॉल्व करेंगे, हमको कोर्ट में नहीं जाना। तो आर्बिट्रेशन के पास हम जाएंगे और हम दोनों अपना डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो ये कितना आसान हो जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अ फुल एग्रीमेंट कंटेनिंग आर्बिट्रेशन इंफॉर्मेशन। सबसे पहला एग्रीमेंट आता है जो है आर्बिट्रेशन, फुल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मतलब पूरा एग्रीमेंट, उसमें सारा चीज लिखा होता है आर्बिट्रेशन के रिलेटेड, सारी इंफॉर्मेशन आर्बिट्रेशन के रिलेटेड ही होगी। और दूसरा प्रकार है क्लॉज होता है। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस का एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग ने बनाया है कि हम दोनों मिलके ये बिल्डिंग बनाएंगे या फिर ये हम दोनों मिलके ये बिजनेस करेंगे, और आपने मेरा पैसा अटका दिया। तो उस एग्रीमेंट में जो कंस्ट्रक्शन का एग्रीमेंट था कि इतना माल का बिल्डिंग बनेगा, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बिजनेस कोई भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ने एग्रीमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन का बनाया था
कि फलाना फलाना नाम से बिल्डिंग बनेगा वगैरह वगैरह, उसी एग्रीमेंट में एक क्लोज डाल दिया कि अगर फ्यूचर में कोई झगड़ा होता है तो हम आर्बिट्रेशन से उसको सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक प्रकार है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। पहला प्रकार क्या है, जो पूरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रहेगा अलग से, और दूसरा प्रकार क्या है, आर्बिट्रेशन क्लोज। क्लोज मतलब आपका कोई बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया कि भविष्य में जो भी होने वाली कठिनाई है वो आप जो है वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर पाएंगे। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरल एग्रीमेंट इज नॉट देयर। मतलब आर्बिट्रेशन का जो एग्रीमेंट है वो हमेशा लिखित में होना चाहिए। ओरल कॉन्सेप्ट का कोई, ओरल एग्रीमेंट का कोई कॉन्सेप्ट आज तक आया ही नहीं है। अगर रिटर्न में है तो ही उसको वैलिड माना जाता है, ओरली कुछ होता ही नहीं है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में। चौथा पॉइंट है, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कंसिडर्ड एज अ रिटर्न इफ बिलो हैपेंस। मतलब नीचे से कोई भी एक चीज आपके साथ हुई है तो आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट है उसको रिटर्न माना जाएगा। अब ऐसी कौन कौन सी चीज है जिसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को लिखित में माना जाता है? सबसे पहला पॉइंट नंबर ए है, इफ बोथ द पार्टीज साइन एन एग्रीमेंट दैट इट इज इन राइटिंग। अगर साइन होता है तो जाहिर सी बात है लिखित में होगा तो ही आदमी साइन कर पाएगा। साइन क्या करता है आदमी, पेपर पे करता है, कोरे पेपर पे साइन नहीं करेगा। एग्रीमेंट बन गया उसके बाद ही साइन करेगा वो। बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन राइटिंग इफ दे एक्सचेंज लेटर्स, टेलीग्राम और कम्युनिकेट इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे ईमेल हो गया, ईमेल से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो, एज लॉन्ग एज इट इज रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब यहां पे क्या होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पेपर वर्क ही हो, ठीक है। अगर आप साइन करते हो तो वो पेपर वर्क हो गया, चलो वो तो एक वैलिड एग्रीमेंट है क्योंकि वो लिखित में हो गया। दूसरा क्या है, अगर आपने टेलीग्राफ भेज दिया या फिर कम्युनिकेट किया इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे आजकल तो ईमेल का जमाना है, तो आदमी एक दूसरे को ईमेल भेज देते हैं आर्बिट्रेशन बना के, एग्रीमेंट बना के, तो वो भी लिखित में माना जाएगा। ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाओ, लिखित पेपर वर्क बनाओ। अगर आप ईमेल करते हो उसका प्रिंट निकाल लो तो वो भी एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट माना जाता है, वो भी रिटर्न में। If one person says there is an agreement and another person doesn't agree, that's considered as an exchange where both are on the same page about having an agreement. ये मैं आपको थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा, अभी आपको थोड़ा confusion हो सकता है। If a contract mentions a document with rules for solving disagreements, that is, and contract is written down, then that mention makes those rules as a part of contract. अभी जैसे एक मान लो हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि हम दोनों मिलके 10 माले की बिल्डिंग बनाएंगे। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है कि भाई फलाना पेज नंबर पे आर्बिट्रेशन का फॉर्मेलिटीज लिखी गई है, तो वो जो पेज नंबर जो रिफर किया हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, उस पेज को भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का एक हिस्सा माना जाएगा। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया। आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूं। हम दोनों कोई बिजनेस कर रहे हैं XYZ। अब बिजनेस करने के लिए हम दोनों पार्टनरशिप है, तो हम दोनों एक एग्रीमेंट बनाएंगे पार्टनरशिप में, ठीक है। उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि इस पेज नंबर पे आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज है, या फिर ये पेज पे आर्बिट्रेशन का पूरा एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट हम इस बिजनेस में यूज करेंगे अगर फ्यूचर में कोई झगड़ा होता है। तो इसको भी रिटर्न में बोल सकते हैं आप कि आपका एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। If the rules for setting a dispute through arbitration aren't followed properly, then the agreement might not be valid or legally binding. मतलब क्या होता है, मैं नीचे के जो आपको कुछ रूल्स ऐसे बताऊंगा, जैसे लिखित में होना चाहिए, साइन होनी चाहिए, पार्टी साउंड माइंड की होनी चाहिए, मैच्योर होनी चाहिए, पार्टी 18 साल के ऊपर की होनी चाहिए। तो ऐसे अगर रूल्स आप फॉलो नहीं करते आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाने के टाइम पे, तो ये जो है वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में, पावर टू रिफर पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इस सेक्शन में क्या बोला है मैंने, ये जो सेक्शन है उसको मैंने अपनी भाषा में कन्वर्ट किया है, जो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा और आपको याद भी रह जाएगा। इफ यू टेक अ लीगल मैटर टू कोर्ट एंड देयर इज एन एग्रीमेंट टू सॉल्व इट थ्रू द आर्बिट्रेशन, देन कोर्ट मस्ट सेंड यू टू आर्बिट्रेशन if you or someone related to you ask for it। मतलब क्या होता है, जब आप किसी केस को लेके कोर्ट में जाते हो और कोर्ट को पता चलता है, या फिर आप दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी कोर्ट को बता देती है
कि आप दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन किया हुआ है. दिस हैज टू हैपन बिफोर यू सबमिट योर फर्स्ट डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द इश्यू. मतलब आपको ये कब बताना है? जब केस फाइल हो जाता है आपको तुरंत ही बता देना है. जनरल इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है, लेकिन केस फाइल हो गया और आपको बता देना है. अभी समझो मैंने आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया, तो आप कोर्ट में बता सकते हो कि भाई हम दोनों के बीच में ऑलरेडी आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है. या फिर आप मेरे पे केस करते हो तो मैं बता दूंगा जज को कि हम दोनों के बीच में ऑलरेडी आर्बिट्रेशन साइन किया हुआ है, तो आप ये केस को आगे मत बढ़ाइए. However, if a court thinks that there is no clear evidence of a valid arbitration agreement, it might not send the case to the arbitration. सिर्फ बोलने से काम नहीं होता. मैंने बोल दिया कि हम दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसका एक वैलिड एविडेंस होना चाहिए, साइन किया हुआ होना चाहिए. वो ओरिजिनल पेपर अपने पास होना चाहिए जज को दिखाने के लिए कि जज साहब ये देखो, ये एग्रीमेंट है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, हम दोनों के बीच में ऑलरेडी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो आप इस केस को मत चलाइए, आप जो है वो हमको आर्बिट्रेशन को करने के लिए भेज दो वैसा. तो अगर ऐसा एविडेंस आपके पास नहीं है तो कोर्ट आपको आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजेगी. वो अपना जो नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट तारीख है वो दे देगी और उस तारीख को आपको वापस आना है, और जो रेगुलर केस चलते हैं जैसे बाकी केस चलते हैं उस तरह से आपका प्रोसीडिंग चलता रहेगा. अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2. एन आर्बिट्रेशन an application mentioned in subsection 1 won't be considered unless it includes the original agreement for arbitration or a certified copy of it. मतलब मैंने ये सेक्शन 8 के जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या बताया कि आप जो है वो जज को ऐसा बता सकते हो कि हम दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन किया हुआ है. अब उसको बताने का भी एक तरीका होता है ना. आप सारी चीजें ओरली बोल दोगे तो जज ऐसे बिलीव नहीं करते, आपको एक प्रूफ देना पड़ता है. तो अगर आपको एक एप्लीकेशन देना है जज साहब को, उसमें लिखने का कि हम दोनों का ये केस है, हम दोनों के बीच में ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, इसके पीछे मैं एग्जिबिट ए करके उसको स्टेपल कर रहा हूं, जस्ट एक बार आप देख लीजिए. तो वो ओरिजिनल एग्रीमेंट होना चाहिए. जो एप्लीकेशन आप दे रहे हो जज को बताने के लिए, जज साहब जो है उसको बताने के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसके पीछे मैं एग्रीमेंट भी लगा रहा हूं ओरिजिनल कॉपी, या फिर उस ओरिजिनल एग्रीमेंट का सर्टिफाइड कॉपी लगा रहा हूं, उस आप एप्लीकेशन को जज के पास दे देना है. तो अगर वो एग्रीमेंट ओरिजिनल है या तो उसका सर्टिफाइड कॉपी है तो ही वो एप्लीकेशन को माना जाएगा, अदरवाइज उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है. अब सेक्शन 8 पॉइंट नंबर 3 की हम बात करते हैं. ये भी सारे सेक्शंस ही है, सब सेक्शन 1, 2 एंड अब सब सेक्शन हम 3 की बात कर रहे हैं. If someone has already applied to court about the issue, arbitration can still start or keep going and decision can be made by the arbitrator. मतलब क्या होता है कि अभी समझो हम दोनों पार्टी है, मैं प्लेंटिफ हूं, आप डिफेंडेंट है, मैं ऑलरेडी कोर्ट में चला गया हूं केस फाइल करने के लिए. अब इसमें क्या होता है, कोर्ट का केस भले ही चलता रहे, लेकिन हमारा जो आर्बिट्रेशन का जो एग्रीमेंट है ना, वो एग्रीमेंट लेके हम आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं और वहां पे अपना केस जो है वो सोल्व हो सकता है. तो ये कितना आसानी से मैंने ये लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है. अगर आप डायरेक्ट उठाओगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा. ये वीडियो में मैंने अपने लैंग्वेज में पूरे सेक्शन को कन्वर्ट किया है. अब बात करते हैं सेक्शन 9 की दोस्तों, जो है इंटरिम मेजर्स बाय कोर्ट. इंटरिम मेजर्स क्या होता है, जैसे आपने केस फाइल किया हो तो एक इंटरिम एप्लीकेशन होता है. अभी केस का क्या है, केस तो 10 साल चलेगा, लेकिन 10 साल तक आपको कोई रिलीफ तो मिलनी चाहिए, है ना. अभी जैसे मैंने आपके खिलाफ केस फाइल किया है प्रॉपर्टी को लेके, अभी वो प्रॉपर्टी का केस जो है वो 10 साल चलेगा. अभी इस 10 साल के अंदर आपने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया तो मेरे तो 10 साल की मेहनत फेल हो गई, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, जज का भी टाइम वेस्ट हो गया. तो इस 10 साल के अंदर मेरे को एक रिलीफ चाहिए. अब वो रिलीफ क्या होगी, मैं एक एग्जांपल देता हूं. मैं जज को बोलूंगा कि मुझे इंटरिम रिलीफ दो, इंटरिम मेजर्स दो, कि जो डिफेंडेंट है मतलब आप है, उस प्रॉपर्टी को बेच ना दो किसी को भी. तो ये जो है केस भले चलता रहेगा, उसका ऑर्डर तो 10 साल बाद आएगा, लेकिन जो इंटरिम है वो 10 साल के पहले आ जाता है, 4-5 हियरिंग में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं इंटरिम रिलीफ. अब यही चीज आर्बिट्रेशन के अंदर भी लागू होती है.
जब हम आर्बिट्रेशन प्रोसेस चालू करते हैं तो वो कुछ थोड़ा तो उसको भी टाइम लगता है, जैसे 4-5 विजिटिंग लगती है, 2-2 3-3 महीने की तारीख पड़ती है, लेकिन वो रेगुलर कोर्ट के जो मैटर होते हैं ना उससे वो जल्दी हो जाता है। उसका जो डिग्री है, अवार्ड जो है, अवार्ड बोलते हैं उसको, अवार्ड जो है वो तुरंत पास हो जाता है। तो उस अवार्ड को पास करते करते थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, इतना भी तेज नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। तो उस टाइम के अंदर अगर आपने कोई ऐसी चीज कर दी जिससे मेरे को कोई फायदा ही नहीं हुआ आर्बिट्रेशन अवार्ड जीतने के बाद भी, तो मेरा तो पूरा मेहनत फेल हो गया, मेरी फीस भी बेच गई, और जो आर्बिट्रेटर है उसका भी टाइम वेस्ट हो गया। तो उस दोनों के बीच में ये जो अवार्ड अवार्ड मिलने तक के पहले मेरे को एक रिलीफ चाहिए, उसी को बोलते हैं इंट्रीम मेजर्स बाय कोर्ट। अब हम इस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। इफ यू वांट हेल्प फ्रॉम द कोर्ट बिफोर और ड्यूरिंग योर आर्बिट्रेशन प्रोसेस, यू कैन आस्क फॉर इट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द लॉ। मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मैंने इंटरिम का मतलब समझा दिया, ऐसी कोई भी रिलीफ आपको चाहिए तो आप सेक्शन 9 के अंदर आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बट वंस द आर्बिट्रेशन टीम इज सेट अप, कोर्ट यूजुअली वोंट हेल्प यू अनलेस यू कैन शो दैट द हेल्प यू माइट गेट फ्रॉम द आर्बिट्रेशन टीम वोंट वर्क। मतलब आप अगर लेट कर देते हो और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू हो भी गई है, मतलब आर्बिट्रेशन की जो पैनल है वो बन गई है, फिर भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों वो इंटरिम रिलीफ चाहिए। बिफोर अ फॉर्मल आर्बिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट्स और आफ्टर इट इज डन, only the court can decide if someone should get temporary help from help if they are suffering. If a court does give temporary help before arbitration begins, then arbitration has to start within 90 days from when the court made the decision. मतलब यहाँ पे क्या होता है, before the formal process of arbitration starts or after it is done, only the court can decide if someone should get a temporary relief or not. मतलब आर्बिट्रेशन स्टार्ट हो जाता है उसके पहले कोर्ट के पास ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है कि इंटरिम रिलीफ मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर आपको मेरा बोलने का भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने अपने खुद के लैंग्वेज में इस सेक्शन को कन्वर्ट कर दिया हूं, ताकि आप उसको वीडियो को पॉज करके आप उसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी इंटरिम रिलीफ है जो आपको इस सेक्शन के अंदर मिल सकती है। इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एंटरिंग लैंड और बिल्डिंग, टेकिंग सैंपल्स और कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू स्पीड अप द लीगल प्रोसेस and gather the accurate information or evidence, making sure the money claimed in a dispute is safe, keeping selling or taking care of goods temporarily, especially if they can spoil, related to an agreement to solve a problem, choosing someone responsible to take care of the child or someone who can't make the decision for themselves, interim injection or the appointment of the receiver, अदर इंटरिम मेजर्स कैन कोर्ट डीम फिट। मतलब ये सारे जो इंटरिम रिलीफ है वो आप मांग सकते हो। अभी मैं आपको एक इंटरिम का एग्जांपल देता हूं जो मेरे केस में हुआ था। मतलब मैं एक एडवोकेट हूं, मेरे पार्टी के केस में हुआ था। अब प्रॉपर्टी का केस था, वो केस करीब 10 साल चला। अब सामने वाला जो डिफेंडेंट है वो 10 साल तक राह नहीं देखेगा। वो क्या करेगा, प्लेंटिफ को परेशान करने के लिए जजमेंट आने से पहले ही वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। तो इसमें क्या होगा, प्लेंटिफ जीतने के बाद भी हार जाएगा क्योंकि उसको प्रॉपर्टी तो मिली नहीं ना, प्रॉपर्टी तीसरे बंदे को बेच दी डिफेंडेंट ने। तो ऐसे में इंटरिम मेजर्स पास किए जाते हैं कि केस का जजमेंट तो 10 साल बाद आएगा, लेकिन उसके पहले प्लेंटिफ को एक तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ मैं केस लड़ रहा हूं, उसका मेरे को आज नहीं तो कल फल मिलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑलरेडी सिक्योर हो चुकी है। तो ये जो सारी मैंने इंटरिम रिलीफ आपको बताई है ना, ये सारी चीजें आर्बिट्रेशन में भी काम आती है। If you and someone else agrees to solve a dispute through arbitration, either of you can ask the court for help before the during the arbitration process, but once the arbitrator makes a decision, only the winner who can enforce that decision can request additional help from the court. The loser doesn't have a right to ask the help because there is no decision in their favor to enforce. ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसको खाली आप पढ़ लोगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के एसेंशियल्स क्या होते हैं।
जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि आर्बिट्रेशन का हेल्प आप तब ले सकते हो जब आपके पास ऑलरेडी एग्रीमेंट बना हुआ है। तो उस एग्रीमेंट को वैलिड बनाने के लिए कुछ तो एसेंशियल होने चाहिए। पहला एसेंशियल है एग्री टू आर्बिट्रेशन। मतलब क्या होता है, दोनों पार्टी रेडी होनी चाहिए आर्बिट्रेशन को चालू करने के लिए, और आर्बिट्रेशन के थ्रू उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए दोनों पार्टी राजी होनी चाहिए। दूसरा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लिखित में होना चाहिए। ओरली का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यू नीड टू राइट डाउन द एग्रीमेंट इफ यू वांट टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू द आर्बिट्रेशन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट। यू नीड टू हैव इट इन राइटिंग। दिस कुड बी साइंड डॉक्यूमेंट by both the parties, written communication like letters, emails, discussing arbitration, or even just exchanging statements where both the side agrees to arbitration. The key is to make sure there is a clear record of everyone involved being on the same page about choosing the arbitration to resolve any issue. मतलब लिखित में मतलब क्या होता है, एक तो आप पेपर के ऊपर लिखते हो वो भी लिखित में माना जाता है, दोनों पार्टी ईमेल भेजते हैं एक दूसरे को वो भी लिखित में माना जाता है, टेलीग्राफ भेजते हैं वो भी लिखित में माना जाता है। इन शॉर्ट वो आप देख के अपने आंखों से पढ़ सकते हो, उसको बोलते हैं लिखित में होना। अगर वो है तो उसको वैलिड माना जाता है। तो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, आर्बिट्रेशन में पार्टी को एग्री होना चाहिए, दोनों पार्टी को एग्री होनी चाहिए कि हाँ हम अपना जो फ्यूचर का और एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है वो हम आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। दूसरा है लिखित में होना चाहिए। लिखित में मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए, ईमेल हो सकता है, टेलीग्राफ हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं तो से हु इज इन्वॉल्व, मतलब पार्टी का पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, पार्टी कौन है, क्या करती है, क्या उसकी उम्र है वगैरह वगैरह, एड्रेस है, सारी चीजें। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। द एग्रीमेंट शुड मेंशन हु इज द पार्ट ऑफ इट। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पार्टीज की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कहाँ से आई है, क्या करती है, क्यों झगड़ा हुआ और क्या रिलीफ चाहिए, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए। अब चौथा पॉइंट है व्हाट इज इट अबाउट, मतलब ये एग्रीमेंट क्यों बनाया गया। इट शुड ऑल्सो से व्हाट एग्रीमेंट इज अबाउट। मतलब हम दोनों ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन वो क्यों किया। ऐसे ही तो हम नहीं साइन करेंगे ना, हमारा कोई पर्पस होगा कि भाई हम फलाना बिजनेस में कोई झगड़ा हुआ तो हम आर्बिट्रेशन में सॉल्व करेंगे, तो वो पर्पस भी उसमें होना चाहिए। इन सिंपल टर्म्स, फॉर एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टू बी वैलिड देयर हैज टू बी डिसएग्रीमेंट और अ प्रॉब्लम बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को वैलिड रखना है या फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट आपको बनाना है दोनों पार्टी ने मिलके, तो एक झगड़ा होना चाहिए। उसको आर्बिट्रेशन प्रोसेस चालू करने से पहले एक दोनों के बीच में झगड़ा होना चाहिए, डिसएग्रीमेंट होनी चाहिए। अगर आप ऐसे आर्बिट्रेशन चालू करते हो वो होगा ही नहीं। विदाउट अ डिस्प्यूट एग्रीमेंट कांट बी यूज्ड टू सॉल्व एनी इश्यू। सीधी बात है, अगर आपके बीच में झगड़ा हो ही नहीं रहा तो आप आर्बिट्रेशन का प्रोसेस चालू ही नहीं कर पाओगे। यही चीज आप जो कोर्ट है उसमें भी लागू होती है। अगर आप आर्बिट्रेशन नहीं किया, आप डायरेक्ट कोर्ट में जा रहे हो, अगर आपके बीच में झगड़ा ही नहीं है तो आप केस ही नहीं फाइल कर सकते, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। प्रोसेस तो चालू ही नहीं होगी, लेकिन वो केस जो आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा। वही चीज आर्बिट्रेशन में भी लागू होती है। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो ही आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, तब जाके आपका आर्बिट्रेशन प्रोसेस चालू होगा। अगर झगड़ा है ही नहीं तो प्रोसेस चालू होगा ही नहीं। सो इट इज लाइक सेइंग इफ देयर इज नो आर्ग्यूमेंट देयर इज नो नीड फॉर आर्बिट्रेशन। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा है तो ही आप आर्बिट्रेशन का हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप हेल्प नहीं ले सकते। अब बात करते हैं काइंड्स के बारे में। मैंने आगे आपको बताया था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के दो प्रकार होते हैं। एक तो पूरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रहेगा, जैसे अलग से कैसे एग्रीमेंट बनता है, जैसे लिव इन लाइसेंस का एग्रीमेंट होता है, वो एक पूरा एग्रीमेंट होता है प्रॉपर। वैसे ही आप आर्बिट्रेशन का एक प्रॉपर एग्रीमेंट बना सकते हो, उसमें सब लिखने का कि कौन सी जगह पे आर्बिट्रेशन आप करने वाले हो, आपको कैसे कैसे क्या उसका कैसे रहेगा, वो सारी चीजें आपको डिटेल में लिखी होती है। और दूसरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का प्रकार है क्लॉज। क्लॉज मतलब एक पैराग्राफ। अब यहाँ पे क्या होता है, पूरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग से नहीं बनता। आपको कोई बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हम दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं, हमको बड़ी बिल्डिंग बनानी है, एक एग्जांपल देता हूं, तो हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना था। उसी कॉन्ट्रैक्ट में वो एक क्लॉज डाल दिया कि हम दोनों के बीच में जो झगड़ा होगा वो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो वो भी एक तरह का एग्रीमेंट होता है। अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। अभी मेरी एक शॉप है,
आपने मेरे पास से क्रेडिट में सामान ले लिया, क्रेडिट मतलब उधारी में, और मैंने आपको इनवॉइस भेज दिया 1 लाख का या फिर 5 लाख का इनवॉइस भेज दिया। अब 30 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, आपने पैसा ही नहीं दिया। तो वो जो इनवॉइस जो था ना, उसमें उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी थी बोल्ड में कि हम दोनों के बीच में अगर कोई पैसे के रिलेटेड झगड़े होते हैं या फिर आप मेरा पैसा मुझे टाइम पे नहीं लौटाते तो मैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चालू कर दूंगा। तो वो भी एक तरह का क्लोज होता है। तो टेक्निकली 2 प्रकार है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के, एक तो फुल एग्रीमेंट, दूसरा है आर्बिट्रेशन का एक पैराग्राफ जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज। अब बात करते हैं हु कैन एंटर इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्बिट्रेशन का प्रोसेस चालू करने से पहले आपको आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, वो भी रिटर्न में। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी पार्टी रिटर्न में एग्रीमेंट बना सकती है, उसके भी एक तौर तरीके होते हैं। जैसे कि फॉर इंडिविजुअल इन इंडिया यू नीड टू बी एन 18 ईयर ओल्ड, मेंटली फिट एंड नॉट डिक्लेयर अनफिट बाय द लॉ टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। मतलब आप 18 साल, कम से कम 18 साल के होने चाहिए, आपका जो माइंड है वो अच्छे से काम करता हो, और किसी ने ऐसा ना बोला हो, खास करके कोर्ट ने, कि आप अनफिट है, मेंटली अनफिट है। मतलब क्या होता है, जब आप एग्रीमेंट साइन करते हो तो आप 18 से ऊपर होने चाहिए, आपकी जो एज है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, आपका माइंड जो है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब आपका माइंड अच्छे से काम करता हो। तीसरा, किसी कोर्ट ने या किसी कानूनी अथॉरिटी ने ऐसा ना बोला कि आप मेंटल हो। अगर आप ऐसा आते हो तो आप एग्रीमेंट पे नहीं आ सकते। अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है, बेसिकली फॉर एनी एग्रीमेंट टू बी वैलिड द पीपल इन्वॉल्व्ड नीड टू बी लीगली एबल टू मेक द एग्रीमेंट। तीसरा पॉइंट है, फॉर कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन दे नीड टू बी ऑफिशियली रजिस्टर्ड एंड अलाउड टू मेक द एग्रीमेंट ऑन देयर बिहाफ। मतलब रजिस्टर्ड कंपनी होती है और ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग भी इसमें आ सकते हैं। अभी कंपनी मतलब खुद कंपनी चल के नहीं आएगी, कंपनी जो है वो सजीव नहीं है, वो निर्जीव चीज है। कंपनी के जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, वो लोग आ सकते हैं एग्रीमेंट बनाने के लिए। अब बात करते हैं वैलिडिटी क्या होती है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की। ऑल द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट should give free consent to enter into an agreement for arbitration. If their consent is taken by force, then in such case it is not valid agreement. मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम दोनों आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना रहे हैं तो हम दोनों का जो कंसेंट है वो खुद से होना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से एग्रीमेंट में आ रहा हूं, आप अपनी मर्जी से एग्रीमेंट में आ रहे हो, मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा, ना आपको कोई फोर्स करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर हम दोनों अपनी मर्जी से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं तो ही उसको वैलिड माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, बोथ द पार्टीज टू द डिस्प्यूट आर एलिजिबल टू एंटर इनटू एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पे मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई थी, जैसे 18 से ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, है ना, अगर कंपनी है तो रजिस्टर होनी चाहिए। ये सारी अगर चीजें हैं तो ही आप एग्रीमेंट पे एंटर हो सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकते। रीजन टू मेक एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शुड बी लीगल एंड एज पर द इंडियन लॉज। मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों एक बिजनेस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन तो लीगल चीज है, वो कोई इलीगल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा ड्रग्स बेचने का बिजनेस बना रहे हैं तो ऐसे में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हम नहीं बना सकते, क्योंकि ड्रग्स इलीगल चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाने के लिए भी आपका जो मोटिव है वो लीगल होना चाहिए। हम दोनों जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एक दूसरे को लाते हैं तब हमारा काम जो वो लीगल होना चाहिए। अब जैसे अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, पार्टनरशिप का काम हो गया, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, या फिर आपने मेरे पास से कोई सामान खरीदा दुकान में से, मैं आपको इनवॉइस भेजता हूँ, वो सारी लीगल है, उसमें कोई कानून रोकता नहीं है। लेकिन आप ड्रग्स की बात कर रहे हो, ठीक है, हम दोनों पे झगड़ा हो गया तो हम आर्बिट्रेशन को नहीं बोल सकते, यहाँ तक कि पुलिस ही पकड़ के लेके जाएगी अगर आप ड्रग्स की बात करोगे तो। सबसे अब बात करते हैं विच केस कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग आर्बिट्रेशन। देखिए दोस्तों, आर्बिट्रेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कोर्ट का बर्डन रिड्यूस करता है। सारे केसेस जो है वो लेकिन फिर भी सारे केसेस आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं हो पाते। कुछ ही केस ऐसे हैं जो आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो सकते हैं। अगर सारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं आर्बिट्रेशन से तो कोर्ट का कोई काम ही नहीं होता, है ना, जज का भी कुछ काम नहीं होता। तो ऐसी कैटेगरी है जो केस आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जनरली सिविल केसेस हो गया, छोटे मोटे झगड़े, जैसे मैंने आपको इनवॉइस भेजा, आपने मेरे को पैसा नहीं भेजा, तो छोटा सा सिविल केस हो गया, इसमें कोई आपने कोई मर्डर नहीं किया,
हो जाता है कभी कभी, आप भी एक इंसान, आपसे की भी कभी कभी गलतियां हो जाती है। दूसरा है कमर्शियल केसेस। कमर्शियल मतलब यही जो मैंने इनवॉइस वाला बताया, पैसे के रिलेटेड केसेस हो गया। कंस्ट्रक्शन केसेस जैसे मैंने आपको बताया बिल्डिंग वाला, पार्टनरशिप, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, मतलब ऐसे केसेस है जो जिसमें ज्यादा हानि नहीं पहुंचती, जान हानि नहीं है, क्रिमिनल केस नहीं है, डाइवोर्स का केस नहीं है, तो ऐसा जो मैटर है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। अब कौन से ऐसे केस है जो आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते? पहला है क्रिमिनल केसेस, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गया, प्रॉपर्टी रेंटल डिस्प्यूट हो गया, उसके लिए स्मॉल कोसेस कोर्ट आती है, ठीक है। वो जनरली सिविल कोर्ट होती है जिसमें आप अपना जो मकान मालिक है वो जो भाड़ू जो होता है उसको लेके कोर्ट में जा सकता है। फैमिली डिस्प्यूट हो गया, जैसे मेंटेनेंस का केस हो गया, डाइवोर्स का केस हो गया, कोई इंटरिम रिलीफ हो गई अंदर की, प्रॉपर्टी मैटर्स हो गया, गार्डियनशिप हो गया, फाइनेंशियल इशू, मोटर एक्सीडेंट केस हो गया। मोटर एक्सीडेंट केस के लिए एमएससीटी कोर्ट होती है। तो ऐसे जितने भी केस है वो आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाओगे, उसमें एग्रीमेंट आप बना ही नहीं सकते। अगर गलती से बन जाता है तो भी वो वैलिड नहीं होता। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन का फायदा क्या है। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि आपको जो कोर्ट में नहीं जाना, आप कोर्ट के बाहर ही आपका झगड़ा सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि कोर्ट जो है वो हर किसी के बस की बात ही नहीं है, उसमें बहुत खर्चा होता है, आप में बहुत सारी पेशेंस चाहिए। एक बार आप केस फाइल करो तो 5 साल तो आराम से निकल जाते हैं, कई बार तो 20-20 साल चले जाते हैं। तो इतना सारा पेशेंस रखना आज के ज़माने में बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में आर्बिट्रेशन काम आता है, आपको कोर्ट में ही जाना, आप बाहर से ही आप अपना झगड़ा सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी अपने फेवर में, मतलब और जो डिग्री अवार्ड जो होता है वो भी ज़्यादा फेवरेबल होता है, ऐसा माना जाता है। आर्बिट्रेशन इज लाइक सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आउटसाइड ऑफ द रेगुलर कोर्ट। अभी जो अपनी जो कोर्ट है उसमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग है ऑलरेडी, तो उसको फाइल करोगे, फाइल करते करते ही आपका आधा साल तो ऐसे ही निकल जाता है। उसको ड्राफ्टिंग करोगे, फाइलिंग करोगे, उधर ऑब्जेक्शन निकलेगा, फिर उसको आप जज के पास लेके जाओगे, जज सामने वाले को नोटिस भेजेगा, वो नोटिस 4-5 महीने बाद वो सामने वाला आएगा, तो आपका 1 साल तो ऐसे ही चला गया। फिर वो अपना जवाब देगा, फिर आप हर तारीख 2-3 महीने छोड़ के मिलती है, तो आपका 4 तारीख भी आ गया तो भी साल खत्म हो गया। तो सोचो कितना लंबा टाइम जाता है। आर्बिट्रेशन जो है वो बहुत ही ईजी होता है। वेन यू आर आर्बिट्रेटर इट इज प्राइवेट। आर्बिट्रेशन क्या होता है, दोनों पार्टी एक आर्बिट्रेटर को लेके एक कमरे में रहती है, और जो भी बातचीत होती है वो तीनों के बीच में ही रहेगी। लेकिन कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, बाकी केसेस की पार्टीज होती है, तो सबको अपना आपका जो डिस्प्यूट है वो पता चल जाता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता, वो प्राइवेट होता है। तीसरा पॉइंट है, यू गेट टू चूज हु विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या होता है, आपके पास राइट है, आप कौन से आर्बिट्रेटर को चूज करोगे। कोर्ट में ऐसा नहीं होता, कोर्ट में जो जज आ गए कुर्सी पे वही आपका केस सॉल्व करेगा, वही जजमेंट देगा। लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आप अपनी मर्जी का आर्बिट्रेटर चूज कर पाते हो। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन के नुकसान क्या हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने फायदा आपको बताया, जैसे कोर्ट में आपको जाने का जरूरत नहीं है, आपका केस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। फिर उसमें फीस भी कम होती है, फिर वो उसका प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है, आपका झगड़ा कोर्ट में जाने से पहले ही सॉल्व हो जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन हर सिक्के के दूसरा पहलू होता है, वैसे इसका भी नेगेटिव इफेक्ट है। अब सबसे पहला है, आर्बिट्रेशन इज फास्ट बट समटाइम्स इट फेवर्स ओनली वन पार्टी। तो कभी कभी क्या होता है, एक पक्षपात हो जाता है कि हम इसको जीताएंगे, इसको नहीं जीताएंगे। Arbitration is costly compared with the court proceeding because in arbitration, generally retired judge or advocates become panel for arbitration. Hence, they charge their fees in lakhs of rupees. तो यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्रेशन का जो आर्बिट्रेटर है वो कौन बनता है, ऐसा ही आदमी बनेगा जो कानून का जानकार हो, जैसे एडवोकेट हो गया, जज हो गए। तो उसमें रिटायर जज होते हैं, और या फिर रिटायर एडवोकेट भी होते हैं जो एकदम सीनियर होते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, अपनी फीस लाखों में चार्ज करते हैं, चाहे मैटर आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा है। वो लोग अपना टाइम निकल के आधे घंटे के लिए भी आते हैं तो लाखों रुपया ले लेते हैं। तो ये तो कोर्ट के केस से भी महंगा पड़ गया। कोर्ट में इतना फी नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 10,000, 5,000, कभी कभी 1,000 रुपया होता है। वो 1,000 रुपये में पूरा केस चलता रहता है 10 साल तक। इसमें तो एक सीटिंग का लाख रुपया चला गया। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है आर्बिट्रेशन का।
तीसरा है यू कैन नॉट चैलेंज द आर्बिट्रेशन डिसीजन, मतलब एक बार डिसीजन आ गया तो फाइनल है फिर, इसलिए ये एक ड्रॉबैक है इसका। जैसे कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट का जजमेंट आता है, भले उसको टाइम लगा 10 साल, लेकिन आप उसको अपील कर सकते हो। अपील मतलब क्या होता है, अभी जब समझो मैं जीत गया और आप हार गए, तो आपको अगर कुछ जजमेंट से एग्री नहीं हो तो आप हायर कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। एमएम कोर्ट का जजमेंट है वो सेशन कोर्ट में जा सकते हो। एक एग्जांपल देता हूं, और आर्बिट्रेशन में ऐसा नहीं होता, ये एक उसका नुकसान है। समटाइम्स आर्बिट्रेटर्स डू नॉट फॉलो द लॉ एंड दे डू वॉट एवर इज गुड फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड इट्स बिकम्स अनफेयर। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आर्बिट्रेटर के ऊपर कानून को फॉलो करने का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। उनको क्या लगता है जो डिसीजन अच्छा है वही डिसीजन ले लो और कानून को अनदेखा कर दो। तो ये कभी कभी फेवर करता भी है, कभी कभी फेवर नहीं भी करता किसी पार्टी के लिए। तो यही सारी चीजें हैं जो आर्बिट्रेशन को फायदेमंद भी बनाती है और कभी कभी उसका नुकसान भी होता है। तो यही चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताई कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, एग्रीमेंट कैसे बनता है, उसके प्रकार क्या है, फायदा नुकसान, कौन से केस आप सोल्व कर सकते हैं आर्बिट्रेशन से, कौन से केसेस आप सोल्व नहीं कर सकते। शुक्रिया।